Hello, students. I am Dr. Ankush Srivastav, and today we are going to discuss on a new topic, structure of the environment. हमारा आज का जो विषय है वो पर्यावरण की संरचना अर्थात पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कह लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है और हम इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सोशल वर्क स्टूडेंट्स जो जिवाजी यूनिवर्सिटी के हैं उनके सिलेबस में ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क पेपर के अंतर्गत ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी के सोशल वर्क के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए एक जनरल टॉपिक है। माइट बी इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ देयर सोशल वर्क क्यूरिकुलम, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने अगले स्लाइड में, स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पर्यावरण के घटकों की वो किस चीज़ों से मिलके बने होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो तो हम बात करेंगे ही। और पैरेलल हम ये भी बात करेंगे कि उसके अंतर्गत बायोटेक और एबायोटेक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे बात करनी है। अर्थात वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, and we will also talk about biotech and abiotic components that is comprising the structure of the environment. ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीपीटी इंग्लिश में है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन इसका मैं कर रहा हूँ वो हिंदी लैंग्वेज में भी कर रहा हूँ, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हम शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट refers to the complex and dynamic system of interdependent components that support life and natural processes on earth। अर्थात जो पर्यावरण का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक बहुत ही जटिल और एक गत्यात्मक प्रणाली पर आधारित है जिसमें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और वो जीवन को और पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सपोर्ट करते हैं। जो हमारे पृथ्वी में जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं और पृथ्वी में जो जीवन अस्तित्व कर रहा है, जो प्राणी लोग हैं, विविध प्रकार के जो लिविंग एनिमल्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है ये। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना और उसकी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, जो जैव विविधता है हम उसको बनाए रख सकें और सतत विकास के मार्ग पर आगे हम चल सकें। सतत विकास क्या होता है हम इसके बारे में पहले भी सुन चुके हैं काफ़ी, और शॉर्ट में अगर हम इसको बताना चाहें तो सतत विकास एक ऐसा जीवन शैली है, इट इज़ अ प्रैक्टिस जिसमें कि आप प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति में उपस्थित संसाधन उपलब्ध रहें और उनका नाश ना हो। यानी कि हमको बचा के, अपने प्राकृतिक संसाधन को बचा के हमको अपना काम करना है। प्रकृति के संसाधनों को हमको संरक्षित करना है। क्यों संरक्षित करना है? क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, और ऐसे हमारे समाज में जितनी भी वंशाधार पे जो लोगों के परिवार बढ़ेंगे, तो उनके लिए प्रकृति में वो संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसलिए हमें आज उस स्थिति को बनाए रखना होगा, हमें संसाधनों का बहुत ही सीमित प्रयोग करना होगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पर्यावरण को चार मुख्य घटकों में हम डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एटमॉस्फेयर यानी कि आपका जो वायुमंडल है, हाइड्रोस्फेयर जिसको हम जलमंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर ये स्थल मंडल कहते हैं, और बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल कहते हैं। मुख्य रूप से ये चार कंपोनेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे और इनमें से प्रत्येक एक विशेष अपना स्थान रखता है
और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। आप सभी ने अपने स्कूल टाइमिंग में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और इस टॉपिक से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको दोबारा से डुबाने की ज़रूरत है, इस टॉपिक में कुछ समझाने की ज़रूरत है। ये टॉपिक अभी जो आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए केवल एक रिवीजन भर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एटमॉस्फेयर आपको मालूम है कि पृथ्वी की सतह पे जो वायु का जो आवरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस मिली हुई हैं, ये उसका एक एक कवरिंग है, ये हमारे पृथ्वी पे वायु की एक कवरिंग है जिसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उसके जो बाहरी आवरण है जो बेसिकली हवा का बना हुआ है, तो उस एटमॉस्फेयर के भी जो हैं कुछ लेयर्स होते हैं, कुछ परत दर परत होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे ही हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से ये जो वायुमंडल की परतें हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में बटी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। इसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं हिंदी में। ये पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत कहलाती है, जो कि 8 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैली होती है। इस परत में अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो मौसम है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का आना, बरसात का होना, है ना, और बादलों में गरज चमकना, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपने आसमान में देखते हैं, ये सब ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के ही अंतर्गत होती हैं। और इस क्षोभ मंडल में आपको लगभग जो है वो जलवाष्प मिल जाएगा। आपको हवा में जो कण होते हैं, एरोजोल्स जिनको हम बोलते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ये भी आपको ट्रोपोस्फेयर की सतह पर मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर जब हम पृथ्वी के और ऊपर जाएंगे और ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके अगली सतह में आएंगे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और ये होता है आपका समताप मंडल। इसका जो क्षेत्र होता है, जो इसकी रेंज होती है, वो होती है पृथ्वी की सतह से 15 से लेके 50 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 15 किलोमीटर से शुरू होकर और फिर 50 किलोमीटर और आगे तक जाएंगे तो वहाँ तक आपको समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर मिल जाएगा। देखिए, ये जो लेयर होती है इसमें ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक है, ये ओजोन की परत के बारे में जैसा हमने बताया है कि सूरज से आने वाली जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पृथ्वी पर केवल वो पार्ट ही आता है यूवी रेडिएशन का जो कि हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दशकों में ओजोन परत में क्षरण के बारे में काफ़ी खबरें हमको सुनने में आती थी। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विभिन्न देशों ने जलवायुवीय विषय पर जितने भी समिट्स किए हैं, शिखर सम्मेलन किए हैं, तो उसमें उन्होंने कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश की है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं, उसका भी इस्तेमाल कम से कम किया गया है। तो साइंटिस्टों ने ये पाया है कि अब ओजोन की परत में धीरे धीरे भराव हो रहा है। ठीक है, अगला जब हम स्ट्रेटोस्फेयर को भी क्रॉस कर जाते हैं और बाहर की ओर जाते हैं तो फिर आता है आपका मीजोस्फेयर। इसको मध्यमंडल भी कहते हैं, और ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से आगे जाके 85 किलोमीटर तक स्थित होता है। ये जो मंडल है मीजोस्फेयर जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी उल्का पिंड आते हैं या जो भी क्षुद्र जो है ग्रह या पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह के जो बाहर जो आपने नोटिस किया होगा धूमकेतु के टुकड़े हैं या कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, ये इस मीजोस्फेयर में आके जलते हैं। मतलब इनमें जो घर्षण होता है इस मंडल में आके, उससे वो चमकीले नज़र आते हैं। उनमें घर्षण होता है, तापमान बढ़ता है और एक अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हमको लगता है कि ये चमकता हुआ तारा है कोई। तो यहाँ पर आके ये मिच्योर्स जो हैं वो जल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये पृथ्वी की बिल्कुल पास की सतह तक आते आते केवल कुछ राख के रूप में ही आ पाते हैं, ये हमारे पास में कुछ कण के रूप में ही हमारे पास आ जाते हैं ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मीज़ोस्फेयर के बाद और आगे को हम जाते हैं और पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर का जो दायरा है,
ये जो है वो थर्मोस्फेयर कहलाता है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो उच्च तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक आयोनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर की जो परत है उसमें स्थित एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा जोन है जहाँ पर ये जो रेडियो कम्युनिकेशंस होता है, आपने देखा होगा जो हम लोग रेडियो यूज़ करते हैं उसमें लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। तो ये मोस्टली जो है वो इसी आयनोस्फेयर वाले जोन में पॉसिबल हो पाता है, और यहीं से कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो रेडियो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये जितना भी रेडियो वेव्स हैं ये सब थर्मोस्फेयर जोन में ही काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद बाहर की ओर अगर हम जाते हैं सबसे लास्ट में, तो ये एग्जोस्फेयर कहलाता है, बाह्यमंडल कहलाता है ये। और ये पृथ्वी की सतह का सबसे बाहरी आवरण होता है। और इसके बाहर यदि कोई वस्तु चली जाती है तो फिर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के परे हो जाती है और वापस पुनः लौट के पृथ्वी की सतह पर नहीं आती है, और ये आउटर स्पेस में मिल जाती है। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर के हमने घटकों की बात की, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जैसे 5 परतें पाई जाती हैं। इनमें से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं। और कई बार कुछ प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारे वायुयान होते हैं वो कौन सी सतह पर ज़्यादातर आवागमन करते हैं, तो ये उसका सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फियर। जी हाँ। ये जितने भी प्लेन्स हुए, ये जितने भी एरोप्लेन्स हुए, ये पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फियर वाले जोन में ही उड़ते हैं। कारण उसका ये होता है कि अगर वो ट्रोपोस्फियर में उड़ेंगे तो बादल हुए या जलवाष्प हुए, उस प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं वो वायुयान के आवागमन में बाधा पैदा करेंगी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फियर में ही सेफ रहते हैं। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बादल अक्सर नीचे होते हैं, एरोप्लेन हमेशा ऊपर होता है। एरोप्लेन इतने ऊंचाई पे उड़ता है कि उससे ऊपर कोई बादल होते ही नहीं है, या तो उसके नीचे ही होंगे या फिर बहुत नीचे होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हाइड्रोस्फेयर की। इसको हम बोलते हैं जलमंडल। इसके भी कुछ घटक हैं, इसकी भी अपनी एक संरचना होती है। क्या क्या होता है इसमें, चलिए बात करते हैं। पृथ्वी की जितनी भी ऐसी संसाधन है जिनमें जल उपलब्ध है, जिनको हम वाटर रिसोर्सेज कहते हैं, वो विभिन्न भागों में बटा हुआ है पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे उदाहरण के रूप में ओशियंस यानी कि समुद्र, ठीक है, रिवर्स यानी कि नदियाँ, लेक्स यानी कि आपके जो झरने होते हैं, ग्राउंड वाटर जो पानी ज़मीन के नीचे होता है, ग्लेशियर्स जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, चोटियों पर बर्फ़ के रूप में जमे होते हैं, और जल वाष्प, ये हमारे वातावरण में पाया जाता है, जिसकी हमने पिछले एटमॉस्फेयर में बात की थी। तो ये जो स्फीयर कंस्ट्रक्ट होता है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और पूरी पृथ्वी की सतह का ये 71% कंस्टिट्यूट करते हैं। और जितने भी हमारे जलवायुविक गतिविधियां हैं, हमारा ये जो समुद्री या जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये उसको मेंटेन करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, वहाँ पर जीवन को बनाए रखते हैं, और वाटर साइकिल भी हमारे पर्यावरण में पूरा हो पाता है। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज़ संचालित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो ओशियंस हैं या जो जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो ये कैसे, क्या है इनका पूरा पैटर्न, वो समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की पानी जितनी भी है, जितना भी पानी पृथ्वी पर उपस्थित है उसका 97% जो है वो ओशियंस में निहित है। यानी कि पृथ्वी का जो जितना भी जल है उसका 97% जल समुद्रों में है। ठीक है। अब बाकी के 3% की क्या सिचुएशन है वो अगले पॉइंट्स में देखते हैं। फ्रेश वाटर सिस्टम यानी कि जो ताज़ा जल है, जिसको हम खारा पानी नहीं है, इसमें मेरा मतलब ये है कि जो खारा पानी नहीं है। खारा पानी किस में है? समुद्र में है, ओशियंस में है, जिसकी हमने बात की है, 97% है वो। लेकिन जो 3% है वो पूरा का पूरा फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर किन किन चीज़ों में होता है? नदियों में होता है, ठीक है, झरनों में, लेक्स में होता है, तालाबों में होता है, ग्लेशियर्स में होता है। ये 3% कंस्टिट्यूट करते हैं पूरे पृथ्वी के पानी का। और ये जो 3% पानी है, यानी कि पूरे पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 97% पीने योग्य नहीं है। बाकी जो 3% पानी बचता है, जो हम सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं,
जिनमें हमने नदी को इंक्लूड किया है, ग्लेशियर्स को इंक्लूड किया है, लेक्स को इंक्लूड किया है, केवल यही 3% वो पानी है जो कि पीने योग्य है, जो कि एग्रीकल्चर करने योग्य है और उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ठीक है, इसमें भी यदि हम बात करें, जो कि इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, 1% पानी तो केवल ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, जिसको आप कभी पी ही नहीं सकते क्योंकि वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। दैट मीन्स कि पूरे पृथ्वी का केवल 2% पानी पीने योग्य है, जो कि नदियों से, तालाबों से, झरनों से हमको प्राप्त होता है, जो हम पीते हैं, जो आप और हम पानी पी रहे हैं, वो केवल 2% सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर सिस्टम का पूरे पृथ्वी का। इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो ये ग्राउंड वाटर जो पृथ्वी के नीचे रहता है, और कई जगहों पर हमने देखा है कि कुओं की खुदाई की जाती है तो ये ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है, यानी कि हमारे लिए वो एक्सेस करना थोड़ा आसान होता है, हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। और अब तो चूँकि ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है तो ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे जा रहा है धीरे धीरे, और समय समय पर अखबारों में भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी हमको मिलती है। आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फेयर की बात करते हैं। लिथोस्फेयर, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ये पृथ्वी का बाहरी ठोस परत है जिस पर आप और हम चल फिर सकते हैं, हमारे मकान खड़े हो सकते हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स, भवन खड़े हुए हैं, ठीक है, चट्टाने वगैरह हैं, ये सब की सब सॉलिड आउटर लेयर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो वो आवरण जिसमें मिट्टी पाई जाती है, जो बिल्कुल जस्ट इमीडिएट लेयर है पृथ्वी की, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर जो जिस प्रकार का जो जीवन यापन होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहा जाता है उसे, और यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ भी होती हैं। ठीक है ना। अब इसमें हम बात करें कि जो क्रस्ट होता है, मतलब लिथोस्फेयर का पार्ट होता है, वो भी उसका क्या पैटर्न रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कैटेगराइज करके देख लेते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि महाद्वीपीय सॉलिड सतह है। ठीक है, जिसमें आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत बड़े ज़मीन के हिस्से मिल जाएंगे, जहाँ पर प्राणियों का अस्तित्व रहता है, जहाँ पर प्राणी अपनी गतिविधि करते हैं, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाया जाता है। ठीक है, एक दूसरा इसमें बता रहे हैं वो है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बेसिकली समुद्र के नीचे जो तल होता है, मतलब समुद्र एक, अगर हम एक समुद्र को एक बहुत विशालकाय अगर हम एक खड्डा माने, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो जो नीचे की तली तली है उसमें जो है बेसाल्ट और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि उस समुद्र के तलहटी का निर्माण करते हैं, तो वहाँ भी क्रस्ट पाया जाता है। और उसमें जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ गीज़र्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ विभिन्न प्रकार का मैराइन सिस्टम आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, कुछ ट्विक्स आपको मिल जाएंगे। तो बीच बीच में, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है, पढ़ने में आता है कि समुद्र की तलहटी के बेस पर जो है कुछ ज्वालामुखी गतिविधियां भी होती हैं, क्योंकि हम जिसे समुद्र कहते हैं उसकी भी अपनी एक निश्चित गहराई होती है, लेकिन उस गहराई के नीचे भी है तो आखिर ज़मीन का ही हिस्सा लिथोस्फेयर, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को कवर किया गया है। फिर अगला कंपोनेंट है यहाँ पर सॉइल, मिट्टी, जो क्रूशियल पार्ट है लिथोस्फेयर का। यहाँ पर आपको सभी को पता है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, यहाँ पर आपको मिनरल्स मिलते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, तो सॉइल इज़ अ वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक, द लिथोस्फेयर इंटरेक्ट्स विद अदर कंपोनेंट्स थ्रू प्रोसेसेस लाइक इरोजन, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स शेपिंग द अर्थ's सरफेस। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, जहाँ पे भूकंप आता है, इरोजन्स हैं, सॉइल इरोजन्स जैसी गतिविधियाँ होती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, ये जितनी भी पृथ्वी पे होने वाली क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी होती हैं, ये पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है ना। तो दैट वाज कॉन्फाइंड टू लिथोस्फेयर। अगला है बायोस्फेयर। बायोस्फीयर रिफर्स टू द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी का वो आवरण, पृथ्वी का वो हिस्सा जिसमें समस्त जीव जंतु उपस्थित हैं, आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, वो भी उसमें एटमॉस्फेयर इंक्लूड है, हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड है, लिथोस्फेयर इंक्लूड है।
यानी कि कोई पूछे कि बायोस्फीयर क्या है, तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर एंड देन प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के साथ में जब प्राणियों की अंतःक्रिया होती है तो उस पूरे आवरण को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसके अंतर्गत इकोसिस्टम होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है और एनर्जी फ्लो होता है। इकोसिस्टम्स को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनकी एक कम्युनिटी होती है और वो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के रूप में फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं, घास पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं ग्रासलैंड्स को, डेजर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र है, वेटलैंड्स पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम अलग अलग क्षेत्रों में पृथ्वी के पाए जाते हैं और उस हिसाब से उन वहाँ पर उपस्थित ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट भी अलग अलग होते हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है कि पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं उनकी विभिन्न प्रकार की नस्लें, प्रजातियां, प्रकार, उप प्रकार और उनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी है उस जगह पर जिससे वेजिटेशन वहाँ पर पनप रहा है, पर्यावरण अपने बेहतर संतुलन की स्थिति में है और वहाँ पर प्राणियों की संख्या ज़्यादा है। वन के प्राणियों की, प्राकृतिक प्राणियों की संख्या ज़्यादा है तो उस क्षेत्र को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज देयर इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए फंजाई जो जिसको हम फफूंद कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। हम जब भी प्राणी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया को भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर हम फंजाई को भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर हम हर प्रकार के एनिमल्स को भी इंक्लूड करेंगे और प्लांट्स को भी इंक्लूड करेंगे और इनकी जितनी भी प्रचुरता है उस क्षेत्र में उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, फिर एक थर्ड है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसका प्रयोग करके जो प्लांट्स किंगडम है, जो प्लांट्स हैं, जो वहाँ का नेचुरल फ्लोरा है, फ्लोना है, वेजिटेशन वहाँ पर जो है वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस एनर्जी का ट्रांसफ़र ट्रॉपिक बाय ट्रॉपिक लेवल होता है, एक फूड चेन कंस्ट्रक्ट होती है। इस फूड चेन और फूड वेब के माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण जो है वो सूर्य से अंतिम छोर के प्राणी तक होता है, लाइक सन, देन उसके बाद प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, देन फर्स्ट कंज्यूमर, देन सेकंड कंज्यूमर, देन थर्ड कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर। तो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ harnessed by plants through photosynthesis and transferred to other organisms। तो ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यही समझना है कि एनर्जी फ्लो इज़ द की कंपोनेंट फॉर एनी इकोसिस्टम्स एंड फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी। इंटरडिपेंडेंस अमंग कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हम ये कर रहे हैं कि जितने भी हमने अभी घटकों की बात की है उनमें परस्परता क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, उनमें आपस में इंटरकनेक्शन क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक वाटर साइकिल में आपने देखा होगा कि ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है पानी, यानी कि जलमंडल में पानी होता है, लेकिन ये पानी सूर्य की किरणों से, ताप से, गर्मी से जो है एवापोरेट होता है और यही एटमॉस्फेयर में जाके वायुमंडल का हिस्सा बन जाता है और फिर पुनः प्रेसिपिटेशन के रूप में ये पृथ्वी पर आता है और स्थल मंडल का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये सॉइल में आके मिल जाता है पानी, ठीक है, और मिट्टी को गीला कर देता है और ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है अगर प्रॉपर उसका प्रॉपराइज चैनल है उसका उस जगह पर। तो जैसे इसमें ये इंटरडिपेंडेंस देखने को मिल रहा है कि वाटर साइकिल कैसे काम करती है कि पहले एक तालाब मानिए, उस तालाब ने प्रचुर मात्रा में सूरज की रोशनी में वाष्पीकरण हुआ, उसका भाप बना, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके हवा के साथ मिल गया तो एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया और फिर प्रॉपर प्रेसिपिटेशन हुआ उसका, तो वापस बरसात के रूप में वो पानी लिक्विड स्टेट में ज़मीन पर आ गया, तो दैट टाइम दैट इज़ ए पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक है, तो ये पूरा वाटर का साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ। फिर कार्बन साइकिल की हम बात करते हैं। कार्बन साइकिल को अगर आप देखो तो बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर में कार्बन का एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होता है एंड देन डिकम्पोजिशन भी होता है।
प्लांट्स मोस्टली फोटोसिंथेसिस करते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन is taken by plants, and then again oxygen is released, and then we take oxygen again and then releasing carbon dioxide. So this cycle is keep on going and running and running, and so the carbon cycle चलता रहता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, एंड पॉल्यूशन है, इन्होंने हमारे जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको थोड़ा सा जो है वो ख़राब कर दिया है, उसको डिसबैलेंस कर दिया है. तो आजकल हम उस चीज़ का खामियाजा भी भुगत रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत प्रकार से टॉक्सिसिटी हो चुकी है. पानी में अब वो बात नहीं रही है, पानी में टॉक्सिक एलिमेंट्स मिल गए हैं, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्लाइमेट्स गर्म होता जा रहा है, बरसात नहीं हो रही है, प्रॉपर वाटर साइकिल पूरी नहीं हो पा रही है. तो ये सारी चीज़ों ने जो है वो पूरे पर्यावरण को जो है वो डिसबैलेंस कर दिया है. तो ये था पूरा आपका कंपोनेंट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस की बात. तो हम कंक्लूड करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ ए फाइनली बैलेंस्ड सिस्टम दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ. इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द हार्मोनियस इंटरेक्शन ऑफ इट्स components. Understanding and respecting this structure is vital for addressing challenges like climate change, resource depletion, and habitat loss, ensuring a sustainable future for all living beings. अर्थात जो पर्यावरण का स्ट्रक्चर है वो एक सूक्ष्म संतुलित प्रणाली है जो कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए हुए है, और इसकी स्थिरता जो पर्यावरण के घटक है उसके मध्य जो भी अंतःक्रिया हो रही है उनके बेहतर तालमेल पर निर्भर करता है. इसलिए हमको उस चीज़ को समझना है, उसके स्ट्रक्चर को हमको समझना है और उन चुनौतियों को भी जानना है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं, संसाधन के उन्मूलन के लिए ज़िम्मेदार हैं, और जो वन्य प्राणी रह रहे हैं उनके घरों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए ज़िम्मेदार हैं. ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने जो भी प्राणी लोग हैं पृथ्वी पर वो अपने भविष्य को लेके, अपने जीवन को लेके सतत रूप से सुरक्षित रह सकें. ये जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से हम ये बात कर लेते हैं कि जो एनवायरनमेंट की हमने बात की थी वो उसको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के प्लेटफॉर्म पे हम कैसे समझ सकते हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि जो जीवित प्राणी हैं, जो इकोसिस्टम में, जो इन्वायरमेंट में जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, दैट कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, दे प्ले वेरियस रोल्स डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द फूड वेब एंड देयर इंटरेक्शंस विद वन अनदर. दीज कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. तो जब हम फूड चेन की बात कर रहे थे तो हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था. हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाते हैं. प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं. ये वो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सनलाइट की मदद से, पानी की मदद से कीमोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए. ये फूड केमिकल फॉर्म्स में होते हैं, लाइक स्टार्च है, ग्लूकोज है ना, समथिंग काइंड ऑफ थिंग जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं जिनको. तो जैसे कि प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. दे आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रिपेयर सम फूड आइटम्स फॉर नेचर. तो इनका ये रोल होता है कि ये फूड चेन में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंस्टिट्यूट करते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इनको, उत्पादक होते हैं ये. ठीक है, इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. दूसरा हमने बात की थी कंज्यूमर्स की, हेट्रोट्रॉफ्स इनको हम बोलते हैं. ये जो ऑटोट्रॉफ्स द्वारा बनाया गए जो भी पदार्थ होते हैं ये उनको कंज्यूम करते हैं. ये कंज्यूमर्स जो होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें पहली कैटेगरी होती है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, लाइक डियर, हिरण है, रैबिट्स है, खरगोश है. कार्निवोरस वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को जो बेसिकली प्लांट खाते हैं. यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और वो जानवर जिनको वो खाते हैं वो खुद वेजिटेरियन होते हैं, मान के चलिए वो हर्बीवोरस होते हैं. लाइक लॉयंस हैं, हॉक्स है, ठीक है, सियार है, शेर है.
ऑमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम ऑमनीवोरस बोलते हैं। उसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, हम मानव आ जाते हैं, भालू आ जाता है। भालू भी कभी कभी वेजिटेरियन हो जाते हैं, कभी कभी नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। डाइट्रीवोरस वो होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, और ये बेसिकली डेड एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही कंज्यूम करते हैं, लाइक केंचुए हैं, केंकड़ा है, क्रैब है, वल्चर है, गिद्ध जिनको हम बोलते हैं। ये हमेशा डेड बॉडी को ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर दिखा हुआ है डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पर हमने अभी डेट्रीवोरस टर्म यूज़ किया है, हमने वल्चर का एग्जाम्पल दिया था, हमने अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल दिया था, ये तो डेट्रीवोरस हैं। लेकिन डिकम्पोजर्स में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें फंजाई या बैक्टीरिया मोस्टली आते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो लेफ्ट आउट प्लांट्स वेस्टेज होते हैं, ये उनको बिल्कुल डिकम्पोज करते हैं माइक्रो लेवल पे। फंजाई है, बैक्टीरिया है ना। तो ये डिकम्पोजर्स जो हैं सेप्रोट्रॉफ्स कहलाए जाते हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया किसी भी बॉडी को डिकम्पोज नहीं करेंगे तो वो जो बॉडी है वो सड़ जाएगी वहाँ पर, और वो टॉक्सिसिटी फैलाएगी। तो दे मिनिमाइज दिस टॉक्सिसिटी एंड दे मिनिमाइज द पॉसिबल लॉसेस फॉर नेचर। ठीक है, रोल to maintain the nutrient cycle by decomposing complex organic substances into simpler compounds। बैक्टीरिया और फंजाई की हम बात कर रहे हैं तो इनका मुख्य भूमिका ये है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी जो प्राणी होते हैं जब वो सड़ते हैं तो उनके बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट, अब हम आ चुके हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। और ये प्राणियों के या उस प्रकृति क्षेत्र में जहाँ पर ये काम है, ये काम कर रहे हैं, ये बने हुए हैं, ये वहाँ के लिविंग सिस्टम को सस्टेन करते हैं, उनको जीवित बनाए रखते हैं। अन्यथा अगर इनका भूमिका को देखा जाए, अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा सा जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स में पहले देखें तो सनलाइट है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर। अगर मान लीजिए सनलाइट नहीं हो तो क्या प्लांट्स प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? क्या वो फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक, देन टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करता है, और टेम्परेचर की जो डिफरेंसेस है, जो टेम्परेचर का जो अलग अलग क्षेत्रों में जो रेंज है, उस हिसाब से वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोलर आइस में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत कम प्राणी होंगे, वहाँ पोलर बियर पाया जाएगा, पेंगुइन्स पाई जाएंगी, है ना। वहाँ पे बहुत कम बायोडाइवर्सिटी होती है और केवल लिमिटेड एनिमल्स होते हैं। एक्वाटिक क्षेत्र में अगर आप आ जाइए, सॉरी इक्वेटर क्षेत्र में अगर आप आ जाइए, जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, तो मोस्टली वहाँ पे वेजिटेशन भी आपको बहुत मिलेगा, वहाँ पे एनिमल स्पीशीज़ भी आपको बहुत मिलेगी, और वहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट जैसा होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, तो द बायोडाइवर्सिटी परसिस्ट देयर। ठीक है, देन वाटर है, नो डाउट, पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, जीवन की उत्पत्ति तो पानी से ही हुई थी। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस ऑर्गेनाइजमल फंक्शंस एंड इकोसिस्टम्स टाइप्स लाइक एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। सॉइल, ऑब्वियसली सॉइल के बारे में हमें सबको पता है कि यहाँ से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लांट्स, वेजिटेशंस जितना भी है सब सारा न्यूट्रिशन सॉइल से प्राप्त करते हैं, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मोस्टली सॉइल में ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जिनका होना हमारे पृथ्वी में संतुलन बनाए रखता है। केमिकल फैक्टर्स में यदि देखें तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, दे आर क्रिटिकल फॉर ग्रोथ स्पेशली फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए विशेष रूप से ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स को हम जब यूज़ करते हैं तो एनपीके में हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, खासकर उस ज़मीन के लिए जहाँ पर मिट्टी बंजर है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। व्हाट इज़ पीएच? द नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या होता है? पीएच वो मान है जो ये तय करता है कि किसी भी द्रव में
एसिडिटी ज़्यादा है या बेसिसिटी ज़्यादा है या वो कितना न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रिएंट्स की सॉल्युबिलिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है और ऑर्गेनिज्म्स को जीवन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा जो बॉडी का जो टाइमिंग है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, यदि उसमें देखा जाए तो सवेरे के टाइम में जो है हमको एसिडिटी वाले फूड खाने चाहिए और शाम तक होते होते हमको बेसिसिटी वाले फूड खाने चाहिए। ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगर आपने एसिडिटी वाले फूड को रात में खाने की कोशिश की तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक, देन देयर इज सैलाइनिटी। क्या होता है? खारापन, नमक जिसमें मिला हुआ है। खासकर पानी के संदर्भ में बात हो रही है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम की यदि बात करें तो सैलाइनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वहाँ के इकोसिस्टम में जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी और वहाँ पर इकोसिस्टम कितना सस्टेन कर पाएगा। ठीक देन हम बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की। देखिए, किसी भी पर्यावरण में अगर हम बात करें तो जो लिविंग कंपोनेंट है और जो फिजिकल कंपोनेंट है यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट, उसके बीच में परस्पर अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। उनके बीच में परस्पर अंतर्क्रिया चलती रहती है और वो एक इकोसिस्टम को शेप में लाते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर हमने बात की थी तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट पे डिपेंड है। सनलाइट एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि उनको सस्टेन करता है, प्लांट्स को उनका जीवन बनाए रखने में। ठीक है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पानी उपलब्ध होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस में जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी, है ना। हैबिटेट, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उनकी जगह कौन सी होती है जहाँ पे वो रहते हैं, वो किस चीज़ से डिसाइड होती है? वहाँ की सॉइल कैसा है, वहाँ का वाटर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, शेल्टर कैसा है, वहाँ का रुकने की जगह कैसी है जहाँ पर एनिमल रह सकते हैं। जैसे खरगोश हैं तो वो बरों में रहते हैं, ज़मीन के अंदर अपना बरो बनाते हैं। ठीक है, सांप बिल के अंदर रहते हैं, शेर गुफा के अंदर रहता है। तो ये उनके नेचुरल हैबिटेट्स हैं, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो फिर उनके रहने के लिए जगह नहीं बचती है, जो कि नेचर को डिस्टर्ब कर देती है। देन डिकम्पोजिशन की बात करें तो जो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो उसके बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होता है। उसको डिकम्पोज करने वाले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, लेकिन जो डिकम्पोज होता है और जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कहावत होती है ना कि मिट्टी से पैदा हुए थे, मिट्टी में मर गए, मिट्टी में मिल गए। उसका मतलब ही ये होता है कि आपके बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लिए, मिट्टी से पौधों में आए, पौधों को आपने कंज्यूम किया, न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में आए, फिर आप मर गए, फिर वो बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज कर दिया, तो वही न्यूट्रिएंट्स निकल के शरीर से आपके मिट्टी में मिल गए। तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। देन एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम विद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है और एक्वाटिक इकोसिस्टम दिया हुआ है। इकोसिस्टम और भी हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम है, आर्बोरियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पर दो मेंशन किए हैं एग्जाम्पल से समझने के लिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स में आप देख सकते हो जीवित जो घटक हैं, वहाँ पर पेड़ होते हैं, हिरण होते हैं, पक्षी होते हैं, फंजाई होता है। एबायोटिक में यदि बात करें तो मिट्टी होती है, सनलाइट होती है, पानी होता है, हवा होती है। सेम उसी प्रकार यदि हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मछलियाँ होती हैं, एल्गी होती है, प्लैंकटॉन्स होते हैं। प्लैंकटॉन्स यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, उनको हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एबायोटिक में बात करें तो नो डाउट पानी तो खैर है ही जिसमें वो रह रहे हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में मिली हुई ऑक्सीजन है, पानी का अपना टेम्परेचर है। लाइट, सूरज की जो रोशनी आ रही है वो पानी की सतह तक अंदर प्रवेश कर रही है, वो एक फैक्टर भी होता है जो कि उसका नॉन लिविंग कंपोनेंट डिसाइड करता है। ठीक, तो ये सारी बातें थी जो कि हमने एक इकोसिस्टम के तहत देखी, समझी। तो हम नटशल में ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट की बात करें, नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और हर इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी बातें थी जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमने
पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी लंबा था, और अच्छी बात यह है कि हमने इस टॉपिक के अंतर्गत कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। जो स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट टॉपिक पर कही जा सकती थी वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, और इसका जो भी मैटर हमने अभी स्लाइड में देखा है, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट कि आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हो। कंटेंट काफ़ी रिच है इसमें, एग्जाम्पल्स भरपूर यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एक थीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं जो आपके आंसर को थोड़ा सा और वज़नदार बना देगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।